नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम मुगल काल पढ़ रहे थे और मुगल काल में स्थापत्य कला हमने पूरा कर लिया था और स्थापत्य कला के बाद हमारे एक बिंदु आता है चित्रकला। चित्रकला मैं कहूँ कि मुगल काल का सबसे टर्निंग पॉइंट है। मुगल काल को प्रसिद्ध करने का, मुगल काल को द्वितीय स्वर्ण काल कहने का यह बहुत प्रसिद्ध महत्वपूर्ण बिंदु है। और चित्रकला के बारे में हमें पूर्ण विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि कौन से शासक के काल में कौन सा चित्रकार हुआ, कौन से चित्रकार को कौन सी उपाधियां दी गई थी। और कुछ ऐसी कोटेशन है जो बहुत फेमस कोटेशन है चित्रकला के बारे में। कौन सा चित्रकार किस काल में हुआ था, ऐसी प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं। तो पूरा डिस्कशन करने वाले हैं और ये आज तीसरी क्लास है मुगल काल की। और इसके बाद में चित्रकला की मैं एक और क्लास करूंगा क्योंकि पूरा उसमें समाहित नहीं हो पाता, 1 घंटा ही हम रोजाना पढ़ पाते हैं। तो उसी श्रेणी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आप आराम से इसको देखते रहिए। आप नोट्स बना रहे हो, कैसे भी आप पढ़ रहे हो, बस आप आराम से इसको पढ़ते रहो और कंटिन्यू देखते रहना। जब ये कोर्स कंप्लीट होगा ना, पर जिस दिन अंतिम ये क्लास होगी, मैं आपको इसका परिणाम बताऊंगा कि आपके पास कितना बड़ा संग्रह हो गया है। और ऐसा संग्रह ना तो आपको किसी कोचिंग से मिलने वाला है, ना किसी 1 या 2 गाइड से मिलने वाला है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि जितना हम हो सके ऑथेंटिक पढ़ेंगे, है ना। चलो, तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं चित्रकला। अब जब भी हम मुगल कालीन चित्रकला का जिक्र आता है ना, तो हमारे दिमाग में आता है जहांगीर। ठीक है ना, हमारे दिमाग में आता है जहांगीर। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। स्थापत्य कला की हम बात करते हैं तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल हम शाहजहां के काल को देते हैं। परंतु ये एक क्रम से चलता है कि किस शासक ने किस चित्रकार को संरक्षण दिया, कौन सी उपाधि दी। जब हम ये चित्रकला पढ़ते हैं हमको 4 शैली के प्रश्न आपको याद रखने हैं। एक तो कलाकार, चित्रकार कहूं सीधा ही। एक तो चित्रकार किस काल का है, चित्रकार किस काल का है। एक प्रश्न सीधा ही आता है उपाधि का। ठीक है, कौन से शासक ने किस चित्रकार को कौन सी उपाधि दी है विद्यार्थियों। ये पूर्व का राफेल है, जरीन कलीम है, जरीन सफर वाला, वो जितने भी इतने 6-7 उपाधियां हैं उनके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, जरी कलीन वाला है। ठीक है ना, एक उपाधि का हो गया। और तीसरा प्रश्न यहां से बनता है कथन का। किस विद्वान ने कौन सा कथन कहा है। चित्रकला के बारे में 4-5 ऐसी कोटेशन है जो सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है, तो हर बार छोटे स्तर के एग्जाम में हमेशा आती है। ठीक है ना। और चौथा प्रश्न पड़ता है चित्रकार का चित्र। चित्रकार ने कौन सा चित्र ऐसा बनाया था जिसके कारण वो चित्रकार उस काल में प्रसिद्ध हुआ था। बस ये 4 शैली के प्रश्न आप याद कर लेना, आपका प्रश्न यहाँ से कभी गलत नहीं होगा। कि कौन सा चित्रकार किस काल में हुआ था, किस शासक ने संरक्षण दिया था, उस किस चित्रकार की कौन सी उपाधि रही है, और इस बारे में कौन से कथन प्रसिद्ध हैं। 6-7 क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ में करवाता चलूंगा। और चित्रकार का कौन सा चित्र प्रसिद्ध है। बस 4 शैली के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। फिर भी मैं 4 शैली को तो लेके चल ही रहा हूँ और थोड़ा सा हम इसको एडवांस लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम जब मुगल काल पढ़ते हैं तो मुगल काल में बहुत सारी पांडुलिपियां रचित की गई थी, जिसमें हजमानामा और रजमानामा 2 ऐसी रचनाएं हैं, ऐसी पांडुलिपियां हैं जो चित्रकला को अमर करके चली गई थी। तो मैं उसके बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इन 4 बिंदुओं को आप दिमाग में लेके ये टॉपिक तैयार करना, मुझे लगता है कि ये इनफ है। ठीक है, प्रश्न देखो पहला कि मुगल कालीन चित्रकला के विकास में बाबर के योगदान के बारे में कौन सा कथन सही है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा है कि बाबर को ज्यादा समय मिला नहीं था शासन काल में। अपने पूरा जीवन आजीवन युद्धों में ही बीता रहा था। मुश्किल से 3-3.5-4 साल का उसका काल रहता है बाबर का बादशाह बनने के बाद। और इतने वर्षों में, कम वर्षों में इसने कोई विशेष कार्य भी नहीं किया था। उसकी एक आत्मकथा भी थी विद्यार्थियों, बाबरनामा। उसकी एक आत्मकथा थी बाबरनामा में वो पूरे भारत का विस्तार से वर्णन करता है। हर प्रकार से प्रकृति का वर्णन करता है, समाज का वर्णन करता है, और बहुत सारी ऐसी विशेषताएं बताता है, बहुत सारी ऐसी कमी बताता है
भारतीय शासकों का उल्लेख करता है, हिंदू राज्यों का उल्लेख करता है, मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है, तो पूरी विस्तार चर्चा करता है। तो बाबरनामा में बाबर क्या कहता है कि मुझे ऐसे दो चित्रकारों के नाम मिलते हैं। बाबरनामा में दो ऐसे चित्रकारों के नाम मिलते हैं जो बाबर खुद उनकी प्रशंसा करता है। बाबर खुद उन दो नामों का उल्लेख करता है। विद्यार्थी समझना इस चीज को कि ईरानी फारसी मुगल कला का जन्म स्थान समरकंद और हेरात है। ये मुगल चित्रकला विद्यार्थी हेरात की बहुत फेमस है, क्योंकि हेरात के आगे जाके दो ऐसे विद्वान आएंगे जो चित्रकला को सबसे अलग स्तर पे लेके जाएंगे। हुमायूं के काल में आते हैं और अकबर के काल में वो बहुत प्रसिद्ध होकर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हेरात और समरकंद विद्यार्थी याद रखना, ईरानी फारसी मुगल कला, ये फारसी ना, फारस इसको हेरात, हेरात का क्षेत्र है, सॉरी फारस का क्षेत्र है हेरात, ठीक है ना। तो ये हेरात वाली बात याद रखना, हेरात से बहुत प्रसिद्ध चित्रकार आए थे भारत में, है ना। बाबर अपनी आत्मकथा मतलब क्या हो गया कि बाबरनामा दो चित्रकारों का उल्लेख करता है, बेहजाद और शाह मुजफ्फर। ये नाम विद्यार्थियों सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखना। ये मैं आपको हर काल के कुछ 3-4 आपको प्रसिद्ध नाम बताऊं, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ठीक है ना। फिर औरंगजेब जो चित्रकला को कहते हैं कि जमीन में गाड़ देता है, ठीक है ना, वो अलग। फिर भी चित्रकला का उसका काल विकास और सब, फिर भी उसके काल में बहुत सारी पांडुलिपि रचित की गई थी, है ना। तो बेहजाद को बिजाद भी कहते हैं, तमाम बेहजाद भी नाम मिलता है, बिहजाद भी नाम मिलता है, एक ही नाम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर ऐसे दो नाम मिलते हैं जिनका उल्लेख बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में करता है। और वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इन चित्रकारों को अपने दरबार में बुलाऊं, परंतु वो कभी इन दरबार में बुलाने का उसको समय ही नहीं मिलता। ये दरबार में नहीं आए थे विद्यार्थी, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये दरबार में नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ बाबर ये कल्पना करता है कि काश मैं इनको अपने दरबार में बुला पाता। बाबरनामा में दो ऐसे चित्रकारों का नाम वो खुद लिखता है ना। तो बेहजाद और शाह मुजफ्फर, बेहजाद को पूर्व का राफेल कहता है, ये नोट कर लेना विद्यार्थी, साथ साथ में कोटेशन याद करते जाना। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, क्योंकि कोटेशन का और उपाधि का आपको याद रखनी। 6-7 ऐसी उपाधियां हैं जो जहांगीर के काल के दो प्रसिद्ध उपाधियां हैं, एक उपाधि अकबर के काल की है और 2 उपाधि हुमायूं के काल की, याद रख लेना आप, ठीक है। तो बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। सीधा प्रश्न आता है विद्यार्थियों, इस मुगल कालीन चित्रकार का उपनाम पूर्व का राफेल था, ठीक है। तो इनको आप थोड़े से याद करें। बेहजाद के बारे में बाबर कहता है कि बिना दाढ़ी वाले चेहरों का सही निरूपण नहीं कर पाता था, ठीक है ना। ये सिर्फ कहते हैं कि जिनकी दाढ़ी होती थी वो दाढ़ी के चित्र बनाता, जिनके दाढ़ी नहीं थी वो इसका चित्र बना ही नहीं पाता था। बेहजाद के बारे में ये बाबर थोड़ी बहुत चर्चा करता है। 2 नाम विद्यार्थी अभी नई खोज में मिले हैं कि बाबर के दरबार में मोहम्मद मुहज्जम और रईस खान के होने का जिक्र मिलता है। ये एक नया शोध का विषय है, और अभी जितनी भी कोई 1-2 नई किताब आई है पप्पू सिंह प्रजापत में ये एक नाम, 2 नाम ये मिलते हैं कि मोहम्मद मुहज्जम और रईस खान, ये 2 नाम ऐसे मिलते हैं जिनका संबंध बाबर के दरबार से रहा है। तो फिर ये 2 नाम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहम्मद मुहज्जम और रईस खान 2 नाम दरबार से मिलते हैं, और 2 नाम ऐसे हैं जिनका उल्लेख वो बाबरनामा में करता है। बेहजाद और ये मुजफ्फर शाह का नाम करता है, और बेहजाद को पूर्व का राफेल कहता है। बाबर बेहजाद के बारे में कहता है कि इसको बिना दाढ़ी वालों का चित्र बनाना इसके लिए मुश्किल कार्य था, ठीक है ना। तो ये प्रारंभिक जानकारी। ये बेहजाद हेरात का था, याद रखना विद्यार्थी, ये बेहजाद कहाँ का था, हेरात का था। ये बेहजाद कहाँ का था, हेरात का था विद्यार्थियों। बेहजाद को पूर्व का राफेल कहते हैं, मेरे अनुसार ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, ठीक है। तो बाबर के बारे में कोई विकास ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, चित्रकला में इसको समय नहीं मिलता था। 4 चित्रकारों के नाम आपको याद रखने, 2 तो कहते हैं कि इनके दरबार से जुड़े हुए थे, और 2 नामों का वो चर्चा करता है अपनी आत्मकथा, ठीक है। बहुत बेसिक रूप से बता रहा हूँ, और जिस स्तर की आपकी एग्जाम है उसके अनुसार ही चल रहे हैं, ठीक है ना। एक शब्द भी हम एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग है और जिस प्रकार का आपका स्तर है, ठीक है। पहला प्रश्न विद्यार्थियों ये था।
अब यहाँ से समझ, यहाँ से शुरू हो रही है चित्रकला की शुरुआत, यहाँ से शुरू हो रही है चित्रकला की शुरुआत। और हुमायूं का काल विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट कि हुमायूं के काल में चित्रकला के विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब जब हुमायूं शासन कर रहा था तो शेरशाह सूरी आता है और इसको यहाँ से भगा देता है। तो निश्चित रूप से ये लगभग भाग के अपनी जीवन यात्रा में पहुंचता है, काबुल पहुंचता है। ठीक है, जीवन यात्रा में अपना कहाँ पहुंचता है, काबुल पहुंचता है। तो वहां शाह के रूप में निश्चित रूप से उसके पास शरण लेता है। तो काबुल जब ये गया हुआ था तो वहां पर कहते हैं कि दो ऐसे चित्रकारों से मिला था जो सबसे प्रसिद्ध थे उस समय के, और फिर कहते हैं कि वो साथ में अपने दरबार में लेके आया था। एक को पहले लेके आया था, बाद में एक को इन्विटेशन करके इसको बुलाया था। ठीक है ना, तो मुगल चित्रकला नींव का श्रेय हुमायूं को जाता है। यह बहुत इंपोर्टेंट विद्यार्थी, बहुत इंपोर्टेंट। मुगल चित्रकला की नींव किस शासक के काल में रखी गई थी, तो वो याद रखना हुमायूं के काल में रखी। ठीक है, इसके काल के दो प्रसिद्ध चित्रकार तबरेज, तबरेज कहाँ का स्थान है, फारस का। ये तबरेज के मीर सईद अली तबरजी और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये नाम दो प्रसिद्ध बहुत हैं। एक तो तबरीजी, ये दो नाम बहुत प्रसिद्ध है। सिराजी, ये मैं जब भी पढ़ूंगा ना, अब आपको तबरेजी और सिराजी ही पढ़ूंगा, याद रखना। ठीक है, तबरेजी का मतलब हो गया कि मीर सैयद अली, और सिराजी का मतलब हो गया ख्वाजा अब्दुल समद। ठीक है, तो तबरेजी और सिराजी याद रखना विद्यार्थियों, ये हुमायूं के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार की बात कर रहा हूं। और ये प्रश्न आया था विद्यार्थियों कि ये नाम दिया था, वैसे प्रश्न पूछा हुआ था कि हुमायूं के काल के प्रमुख चित्रकार कौन थे, तो वहां कोटेशन में दो नाम दिए हुए थे। तो याद रखना ये मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद थे, जिनको तबरेजी और सिराजी के नाम से प्रसिद्ध थे। तबरेजी और सिराजी की ये जोड़ी थी, ये बहुत लंबे समय तक हुमायूं के काल में, अकबर के काल में भी लगभग इन्होंने अपना कार्य किया था। अकबर के काल में फिर दशवंत और बशावन का नाम प्रसिद्ध आता है, परंतु प्रारंभिक अकबर की चित्रकारों में ये नाम दो बहुत प्रसिद्ध रहे थे। परंतु मुख्यतः ये दरबार किसके थे, हुमायूं के दरबार में थे। मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल असर की उपाधि दी थी। ये विद्यार्थी याद रखना, एक उपाधि मैंने अभी आपको बता दी है, कौन सी, एक उपाधि कौन सी भी मैंने आपको बता दी है, बेहजाद की है, पोरो का राफे, है ना। अब याद रखना, अब नादिर उल असर की उपाधि दी है हुमायूं ने किसको, मीर सैयद अली को, ये मीर सैयद अली तबरेजी को। ठीक है, ख्वाजा अब्दुल समद ये पशु चित्रण में माहिर था, जबकि मीर अली लोक जीवन के चित्रण का निर्णय करता था। हुमायूं ने मीर सैयद अली की अध्यक्षता में काबुल में ही चित्रशाला की नींव रखी थी विद्यार्थी। तब ये काबुल में गया हुआ था, और काबुल में अपने प्रवास के दौरान जब अपना राज्य छोड़ के इसको जाना पड़ा था शेरशाह सूरी से हारने के बाद, तो कहते हैं कि काबुल में ही इसने मीर सैयद अली की अध्यक्षता में कहते हैं कि चित्रशाला का निर्माण किया था। तो हुमायूं के काल की प्रारंभिक जानकारी में हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दो ऐसे चित्रकार थे जो सबके सबसे प्रसिद्ध थे इस काल में। ठीक है ना, याद क्या रखना है, मुगल चित्रकला की नींव किस शासक ने रखी, हुमायूं ने रखी। दो प्रसिद्ध ऐसे चित्रकार तबरेज से आए थे विद्यार्थी, याद रखना, तबरेज ये फारस में स्थान है, तबरेज, तभी तो इस मीर सैयद अली को तबरेजी कहते हैं, मीर सैयद अली, और इसको सिराजी नाम से जानते हैं। ये उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, मैं फिर कह रहा हूँ, उपाधि वाला तो याद कर लेना। उपाधि है कौन से चित्रकार की कौन सी प्रसिद्ध चित्र रचना है, बस ये शैली याद रखना। ठीक है, नादिर उल असर, बाद में जहांगीर ऐसी उपाधि और देगा विद्यार्थी, और ऐसे दो तीन ऐसे चित्रकार हैं जो जहांगीर के काल के सबसे प्रसिद्ध रहे। जहांगीर के काल में कुछ महिलाएं चित्रकार भी हुई, उनका भी हम जिक्र करेंगे बाद में, है ना। तो नादिर उल असर की उपाधि याद रखना, ये तो इंपोर्टेंट इतना नहीं है। मीर सैयद अली की अध्यक्षता में याद रखना कि काबुल में चित्रशाला का निर्माण करवाया था, चित्रशाला की एक नींव रखी थी हुमायूं ने। तो हुमायूं के काल के ये कुछ प्रसिद्ध दो ऐसे चित्रकार हैं जिनका आपको नाम याद रखना है, और विशेषकर उपाधि याद रखनी है, और हुमायूं के काल में चित्रकला की नींव रखी गई थी, ये चीज आपको यहाँ से याद। अब आगे जब मैं पढ़ूंगा ना, ये तबरेजी और सिराजी ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये पूरा हम इसको नहीं लिखेंगे। अब्दुल समद को सिराजी और मीर अली को तबरेजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, उपनाम भी हो सकता है इनका, किताबों में हमें ये देखने को मिलता है।
तीसरा प्रश्न देखो, देखो मैंने ऐड किया है कि शिराजी और तबरेजी के मुगल चित्रकला के योगदान के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना, ये प्रारंभिक चित्रकार हैं, हुमायूं के दरबार में थे, इसीलिए हमको ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिराजी चित्रकार और सुलेहकार दोनों था। ठीक है, शिराजी को हुमायूं ने श्री कलम की उपाधि दी थी, याद रख लेना विद्यार्थी, शिराजी को। श्री कलम, ठीक है, मीठी मीठी कलम, मीठी वाणी भी इसको कह सकते हैं, श्री कलम, है ना। तो हुमायूं ने दी थी विद्यार्थियों, आपके किताबों में बहुत सारी गलती हो सकती है, गाइडों में ये चीज अकबर ने दी थी, याद रखना ये नहीं है। आप कमेंट करके फिर मत पूछना किस तरह में, कंफर्म करो, कंफर्म है विद्यार्थियों, जो मैं बता रहा हूँ कंफर्म ही बता रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। तो हुमायूं ने श्री कलम की उपाधि दी थी सिराजी को। सिराजी कौन से विद्यार्थियों, सिराजी कौन से, मैंने बताया तबरेजी, मीर अली तबरेजी था, जबकि सिराजी है अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद कौन सा था, सिराजी था। सिराजी का मतलब यहां हो गया, देखो अब्दुल समद, अब्दुल समद, ख्वाजा अब्दुल समद को दी थी उपाधि श्री कलम की, और मीर अली को दी थी नासिर उल असर की, नासिर उल असर की उपाधि हुमायूं ने दी थी। ठीक है, इसने कुरान के, इसने मतलब सिराजी ने कुरान के 112वें अध्याय को कुकरमुता फूल के बीज पर लिख दिया था विद्यार्थियों। कितना खतरनाक सुलेहकार था, छोटा सा एक बीज है, कुकरमुता फल के बीज के ऊपर कहते हैं कि 112वां अध्याय कुरान का इसने छाप दिया था। तो मान के चलो कि कितना बड़ा चित्रकार रहा होगा, बड़ा कितना बड़ा सुलेहकार रहा होगा, है ना। सिराजी ने ही हुमायूं अकबर को चित्रकारी सिखाई थी विद्यार्थी, याद रखना। तो सिराजी देखो कितना महत्वपूर्ण है, सिराजी की उपाधि याद रखना। सिराजी ने 112वां अध्याय कुरान का कुकुरमुता फल के बीज पर अंकित कर दिया था विद्यार्थी, है ना। और श्री कलम की उपाधि है। तबरेजी जादुई नाम से प्रसिद्ध था। तबरेजी कौन से, सैयद मीर अली, ये मैं शॉर्ट नाम बता रहा हूं, बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मीर अली था वो तबरेजी था, और ख्वाजा अब्दुल समद था वो सिराजी था, ठीक है ना। ये भी गलती गाइडों में दी हुई है, गाइडों में उल्टा लिख रखा है, शायद एक दो गाइड ऐसी है जिसमें उल्टा लिख रखा है, तो इसको ये कंफर्म कर लेना जो मैं बता रहा हूँ कंफर्म, ठीक है। हुमायूं ने तबरेजी को नादिर उल असर की उपाधि दी, यह भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों ने मिलके, दोनों ने मतलब तबरेजी और सिराजी ने मिलके कहते हैं कि चावल के दाने पर चौगान के खेल का मैदान बना दिया विद्यार्थी। ये वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूं, ये प्रारंभिक रचना में सबसे महत्वपूर्ण, प्रारंभिक रचना में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आएगा दशवंत का वो कर्षकाय घोड़े के साथ मजनू का भ्रमण, वो बाद में आएगा, परंतु तो प्रारंभिक रचना में यह सबसे महत्वपूर्ण है कि चावल के दाने पे चौगान के खेल का पूरा मैदान बना दिया था। मैदान तो बनाया बनाया, और आसपास में ऐसा लग रहा है कि जैसे दर्शक खड़े हो, आसपास में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दर्शकों का पूरा एक स्टेडियम बनाया हुआ जैसा मैदान, तो साथ साथ में दर्शकों का एक स्टेडियम भी बना दिया था। तो इन दोनों ने मिलकर, मतलब कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद ने मिलकर चावल के दाने पर चौगान के खेल का पूरा मैदान बना दिया था। तो याद रखना ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है विद्यार्थियों, प्रारंभिक चित्रकला। एक ये है, थोड़ी बहुत इसको आप याद कर सकते हो, बाकी ये उपाधियां याद कर लेना मेरे कहने। श्री कलम की उपाधि सिराजी की है विद्यार्थी, हुमायूं ने दी थी। और मीर अली की उपाधि नादिर उल असर है, वो भी हुमायूं के काल में दी गई थी, हुमायूं ने दी थी, ठीक है। तो सिराजी और तबरेजी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है विद्यार्थियों, आप देख के मान के चलो आगे। और एक प्रश्न और इसका मैंने आपके बनाया, ठीक है। तबरेजी को जादुई के नाम से जाना जाता, तबरेजी को जादुई के नाम से फिर भी जाना जाता था, ठीक है। इतना यहाँ से आप याद कर लेना। मैंने जो वेरी इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ ना वो विद्यार्थियों, वो गोल्डन लाइन, जो मैं वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूँ वो विद्यार्थियों गोल्डन लाइन है, आप इसको तो याद करना ही करना, ठीक है। चलो 3 प्रश्न ये हो गए। चौथा प्रश्न देखो, ये विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पांडुलिपियों की ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम मुगल काल में जब चित्रकला की बात करते हैं तो 2 पांडुलिपियां सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थियों,
क्या है, हमजा, एक हमजा नामा है, एक रजमा नामा है। दो ऐसी पांडुलिपियां हैं जो कहते हैं कि अकबर के काल की सबसे प्रसिद्ध है। बहुत सारे ग्रंथ हमें देखने को मिलते हैं कि हमजानामा का निर्माण हमें हुमायूं के काल में देखने को मिलता है, परंतु विद्यार्थियों यह गलत बात है, हुमायूं के काल में नहीं है। हमजानामा का निर्माण अकबर के काल में हुआ था। अकबर में काल में बहुत सारी ऐसी चित्रकारी रचनाएं, लगभग 16-17 नाम मिलते हैं, मैंने आगे ऐड किए हैं। ये रमजानामा भी याद रखना विद्यार्थी, महाभारत का एक कहते हैं कि उसका एक विवरण के रूप में, इसको चित्रकला के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये भी अकबर के काल में रची गई थी। तो दोनों के बारे में डिस्कशन करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण है हजमानामा, हमजानामा सबसे महत्वपूर्ण है हमजानामा। ठीक है, समझना इस चीज को, टॉपिक को। दास्तान ए अमीर हजमा हमजा, दास्तान ए अमीर हमजा। ठीक है, ये नाम आएगा विद्यार्थी, और यही परीक्षा में आया था, फर्स्ट ग्रेड ये सब्जेक्ट में आया था। वैसे आपके थोड़ा बेसिक पूछ सकता है कि किस काल में रचित कर गई थी, इस काल इसकी क्या विशेषता रही है, ये क्या था। ठीक है ना। तो दास्तान ए अमीर हमजा या हमजानामा चित्रावली जो मुगल काल का उद्गम ग्रंथ माना जाता है विद्यार्थी। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि मुगल काल का उद्गम ग्रंथ, मुगल कला का, सॉरी काल का नहीं, मुगल कला का। ठीक है ना, मुगल कला का उद्गम ग्रंथ माना जाता है इस हमजानामा को माना जाता है। इसके बारे में इसलिए मैंने एक प्रश्न बनाया है, क्योंकि पहले से यहाँ से एक चीज पूछी गई, इसलिए प्रश्न बनाया है। देखना, इसका निर्माण अकबर के काल में करवाया गया, इसका निर्माण अकबर के काल में करवाया था। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि हुमायूं के काल में इसका निर्माण हुआ था, परंतु ये वास्तविकता नहीं है, ये अकबर के काल में ही रचित की गई। ठीक है, अकबर ने इसको 12 खंडों में विभाजित करवाए हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट है विद्यार्थियों, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया ना इसके बारे में। मीर सैयद अली, ये मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद वही है, तबरीजी और सिराजी ये वही व्यक्ति, याद रखना। मीर सैयद अली ने कहते हैं कि प्रथम 4 खंड, प्रथम 4 खंड तैयार किए थे। प्रथम 4 खंड तैयार करने वाला विद्यार्थी मीर सैयद अली था, और बाकी का काम इसने पूरा किया था, पूरा काम इसने किया था अब्दुल समद ने। निरीक्षण में कह सकते हो, निरीक्षण के दौरान अनेक सारे इसमें वैसे तो किताबों में नाम मिलते हैं कि इसमें 100 चित्रकारों का बहुत बड़ा योगदान था, किसी किताब में 50 चित्रकारों का नाम मिलता है। ठीक है ना, तो वो अपने हमारे सिलेबस के काम की नहीं है, ये करवा रहा हूँ, ये भी बहुत एडवांस में करवा रहा हूँ। इसका निर्माण 50 चित्रकारों का योगदान लगा था, याद रखना। कहीं किताबों में 100 भी लिख रखा है, और 15 वर्षों में यह काम पूरा हुआ था विद्यार्थी। तो मान के चलो कि कितनी बड़ी रचना है, कितनी बड़ी रचना है। इसमें 360 कहानियां हैं और 2400 चित्र है, कई किताबों में 1400 भी मिलते हैं, परंतु ये वास्तविकता है कि इसमें 2400 चित्र हैं, क्योंकि ये एग्जाम आया था तो ये एग्जाम में सेम लाइन परिभाषा, ये सेम कोटेशन लिखी गई थी उसमें कि उसमें 2400 चित्रों का वर्णन मिलता है। कपड़े पर चित्रण की एकमात्र मुगल पांडुलिपि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, क्योंकि ये पूरा कपड़ों पे रचा गया था। हर चित्रण हम राजस्थान में वो चित्रकला पढ़ते हैं ना, उसी प्रकार की ये चित्रकला कहते हैं कि एकमात्र मुगल पांडुलिपि जो कपड़े पर चित्रित की गई। ठीक है ना, सभी चित्र हस्ताक्षरित हैं, किसी कलाकार का नाम अंकन नहीं मिलता है। ये कॉन्सेप्ट का प्रश्न है कि सभी चित्र हस्ताक्षरित है, किसी भी चित्र पर किसी भी चित्रकार का नाम नहीं मिलना, ये भी एक अलग विषय रहा है। ठीक है ना, तो हमजानामा में नाम आपको याद क्या रखना है, अकबर के काल में रचित की गई थी, 12 खंडों में विभाजित थी। मीर सैयद अली ने कहते हैं कि 4 खंड लिखे थे, बाकी का निरीक्षण कार्य अब्दुल समद ने किया था। 50 से लगभग चित्रकारों का इसका योगदान है, 15 वर्ष इसमें लगे थे। 360 कहानियां हमें देखने को मिलती है, 2400 इसमें चित्र थे। एकमात्र ऐसी पांडुलिपि जो कहते हैं कि कपड़े पर रचित की गई थी, और किसी भी कलाकार का नामांकन नहीं मिलता है, हस्ताक्षरित है सारे चित्र। ठीक है, तो ये था विद्यार्थियों हमजानामा।
ये नाम दास्तान अमीर हमजा जरूर याद रखना, क्योंकि आपको कंफ्यूजन करने के लिए कभी पूछ सकता है, इसलिए इस चीज को आप साथ में लेके चलना। ठीक है, ये प्रश्न था, एक था। 4 प्रश्न हो गए, 5वां प्रश्न देखो। अब अकबर के काल में आते हैं। पहले हमने अकबर के काल की देख ली चित्रकला। अकबर के काल की पहली चीज तो हमने देख ही ली है, कौन सी? हमजानामा देख ली है। अब कुछ और ऐसी रचनाओं के बारे में, विशेषताओं को देखो कि अकबर के काल में विकसित चित्रकला के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है ना। अकबर ने चित्रशाला विभाग का गठन किया विद्यार्थियों। अकबर ने चित्रशाला विभाग का गठन किया और इसका प्रमुख अब्दुल समद को बनाया। ये वही अब्दुल समद है, ये वही अब्दुल समद है। कौन सा? सिराजी। अब्दुल समद कौन सा है? सिराजी, है ना। ये सिराज देखो बहुत आगे जाके बहुत प्रसिद्ध हुआ था, ये सिराज बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है ना। इसको गवर्नर भी बनाया गया था, मुल्तान का गवर्नर बनाया गया था। 4000 का इसको कहते हैं कि मनसब भी दिया गया था। तो ये इस मुगल काल में बहुत प्रसिद्ध रहा है निश्चित रूप से। ठीक है ना। चित्रकला विभाग का गठन किया है, ये पहली बार हुआ है। चित्रशाला की नींव रखी विद्यार्थियों, हुमायूं ने काबुल में नींव रखी थी विद्यार्थियों, याद रखना। परंतु चित्रशाला विभाग का गठन करता है अकबर और अब्दुल समद को इसका प्रमुख बना देता है। अबुल फजल ने आईन अकबरी के भाग 34 में अकबर के दरबार में 17 प्रधान चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। 17 में से याद रखना विद्यार्थियों, कहते हैं कि 13 कौन थे? हिंदू थे। 17 चित्रकारों में से कहते हैं कि 13 हिंदू थे और कहते हैं कि 4 ऐसे चित्रकार थे जो विदेशी थे। 4 ऐसे चित्रकार थे जो विदेशी चित्रकार कहलाते थे। आगे मैंने दोनों तरीके से प्रश्न बनाया है ताकि आपका कभी कोई प्रश्न यहाँ से गलत नहीं। ठीक है ना। तो 17 प्रधान चित्रकारों का उल्लेख करता है अबुल फजल, करता है आइन अकबरी के 34वें भाग में करता है। अकबर के काल में दसवंत और बसावन 2 प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों। जिस प्रकार हमने पढ़ा हुमायूं के काल में सिराजी और तबरेजी प्रसिद्ध चित्रकार थे, उसी के दौरान दसवंत और बसावन मुगल काल में अकबर के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। अबुल फजल ने कहा है कि अकबर ने अपना रूप चित्र मुख आकृति पोर्ट्रेट बनवाया था। ये विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये एग्जाम में दृष्टिकोण सीधा ही प्रश्न आता है कि किस मुगल शासक ने अपना मुख आकृति या रूप आकृति पोर्ट्रेट चित्र बनवाया था। विद्यार्थी याद रखना, तो ये कहते हैं कि अकबर ने बनवाया था। ठीक है। अबुल फजल खुद कहता है कि अकबर ने अपना रूप चित्र बनवाया था। और अकबर के काल की एक मुख्य विशेषता है, अकबर ने सभी चित्रकारों को आदेश दिया कि अपना खुद का चित्र बनाओ, स्वयं चित्रकार अपना चित्र बनाए, अपना चित्र बनाओ। ये भी एक प्रकार का विशेष आदेश था, है ना। ये मैंने इसमें लिख रखा होगा शायद। ठीक है, ठीक है। आत्म चित्रण, हाँ, इनको कहते हैं आत्म चित्रण। तो आत्म चित्रण का शुरुआत भी विद्यार्थी देखो अकबर के काल में हुई। आत्म चित्रण सभी चित्रकारों को कहा कि सब अपने अपने चित्र बनाओ, अपने खुद के चित्र बनाओ, देखता हूं कि कौन कितना विद्वान पारंगत है विषय में। तो स्वयं चित्र अपना बनवाओ, अकबर ने आदेश दिया और इसको आत्म चित्रण भी कहते हैं। तो आत्म चित्रण का भी कहते हैं कि पूर्व प्रारंभ यहाँ से हुआ था। और रूपाकृति मुखाकृति अकबर, ये एक ही बात है, वैसे एक ही बात है। स्वयं का चित्र बनाना वो रूपाकृति मुखाकृति पोर्ट्रेट हो गई, तो ये वही बात है। आत्म चित्रण कह सकते हो या रूपा चित्र भी इसको कह सकते हो। तो अकबर के काल की एक तो हमजानामा सबसे प्रसिद्ध पांडुलिपि थी, जिसका निर्माण मैंने पूरा विस्तार से बता दिया है। एक चित्रकला विभाग का गठन किया, अब्दुल समद को प्रमुख बनाया और अबुल फजल अपने आईन अकबरी के भाग 34 में कहता है कि अकबर के काल के दरबार में 14 प्रधान चित्र है, जिसमें से 13 कहते हैं कि हिंदू चित्रकार थे। दसवंत और बसावंत अकबर के काल के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार रहे थे। और अबुल फजल कहता है कि अकबर ने आत्म चित्रण का आदेश दिया था और अकबर ने खुद ने ही कहते हैं कि रूपाकृति मुखाकृति चित्र बनवाए थे। ठीक है ना। तो अकबर के काल की कुछ विशेषताएं हैं, मैंने विशेषताएं अलग नहीं करवाई, क्योंकि हम जो शासक पढ़ रहे हैं ना, वो वहां हम उस शासक के काल की चित्रकला की विशेषता हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से एक बिंदु हमारा साथ में क्लियर हो रहा है। ठीक है।
कुछ ये बातें हैं। दसवंत और बसवंत याद रखना, जैसे तबरेजी और सिराजी याद रखें, हुमायूं के काल के वही काम हमें देखने को मिलता है इनके दो। छठा प्रश्न देखो, ये बड़ा गजब का प्रश्न है। ये कोटेशन याद रखना, मैंने कहा ना कि ये कोटेशन जरूर याद रखना कि अनेक व्यक्ति जो चित्रकला से ग्रहणा करते हैं, ग्रहणा ग्रहणा करते हैं, ठीक है ना। अनेक व्यक्ति जो चित्रकला से ग्रहणा करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को मैं पसंद नहीं करता हूं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये एग्जाम में पहले से पूछी हुई है कि किस मुगल बादशाह ने कहा है कि चित्रकला से जो ग्रहणा करता है वो व्यक्ति मुगल अकबर कभी पसंद नहीं करता। ये एक तो ये कोटेशन है। दूसरी है, मुझे ऐसा आभास होता है कि जैसे कि कलाकार के पास ईश्वर को व्यक्त करने की अनूठा साधन है, ईश्वर को व्यक्त करने का अनूठा साधन है। तो ये दो कोटेशन एक में शामिल होती है। अनेक व्यक्ति जो चित्रकला से ग्रहणा करते हैं, ठीक है ना, ग्रहणा करते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और चित्रकार के पास एक ऐसी ताकत है जो ईश्वर को व्यक्त करते हैं, अनूठी कहते हैं कि शक्ति है, साधना है। तो ये विद्यार्थियों अकबर ने कहा था। ये कोटेशन आप याद कर लेना। मेरे अनुसार जब भी प्रश्न बनेगा, उपाधि का प्रश्न बनेगा और कोटेशन का प्रश्न बनेगा। एक कोटेशन ये आ गई है, 4-5 और कोटेशन है जो जहांगीर के काल में प्रसिद्ध विद्वानों ने कही है, वो मैं आपको अलग से नोट करवा दूंगा, ठीक है। सातवां प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, याद रखना कि अकबर के चित्रशाला में वे प्रमुख चित्रकार जिनको उस्ताद का सम्मानजनक पद दिया जाता था, उस्ताद का सम्मानजनक पद दिया जाता था। मुगल काल में ये भी प्रसिद्ध रहे हैं कि जो उस्ताद होता था उनको विशेष रूप से सुविधाएं मिलती थी। बहुत सारे उस्तादों को मनसब दिया गया था, बहुत सारे उस्तादों को कहते हैं कि जागीरें भी प्रदान की गई थी। तो उस्ताद का नाम वास्तव में ही मुगल काल में बहुत सम्मानजनक रहा है, और वो उस्ताद जो अकबर के काल में थे। हर काल के मैं आपको अलग अलग बताता चलूंगा जब हम शासक पढ़ते जाएंगे साथ। अकबर का हम फिलहाल क्रम में पढ़ रहे हैं, तो अकबर के काल में 4 ऐसे चित्रकार थे जो कहते हैं कि उस्ताद का उनको पद प्राप्त था, ठीक है। एक बसावन का नाम मिलता है, एक लाल का नाम मिलता है, एक मंसूर का नाम मिलता है, एक मस्कीन का नाम मिलता है। 4 ऐसे चित्रकार हैं जो अकबर के काल में उस्ताद का पद प्राप्त था, उस्ताद का पद प्राप्त था, ठीक है। याद रखना विद्यार्थी, 4 नाम जरूर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि अकबर के काल में कौन सा चित्रकार उस्ताद का पद प्राप्त था। प्रश्न बनने में देर नहीं लगती है क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अकबर के चित्रकला में कहते हैं कि उस्ताद का सम्मानजनक पद एक बसावन को मिलता है। बसावन तो इसके काल का बहुत प्रसिद्ध चित्रकार रहा है। फिर लाल का नाम मिलता है, फिर मंसूर का नाम मिलता है, फिर मस्कीन का नाम मिलता है। ये 4 ऐसे चित्रकार हैं जो उस्ताद के पद पर सम्मानजनक पद इनको मिला हुआ था, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से आपको याद रखना है। एक प्रश्न मैंने और की इसका ऐड किया है, अकबर की चित्रशाला में वे चित्रकार जो विदेशी कलाकारों के रूप में प्रसिद्ध थे। मैंने बताया ना कि अबुल फजल कहता है कि 17 चित्रकार ऐसे हैं, प्रधान चित्रकारों का उल्लेख करता है अबुल फजल, उसमें से कहते हैं कि 13 हिंदू है, ठीक है। अब जो बाकी 4 बचे ना, ये 4 विदेशी, बाकी जिन 4 का उल्लेख मिलता है ना, कहते हैं कि ये 4 इनके विदेशी थे, ठीक है। फारूक बेग बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, ये सबसे प्रसिद्ध विदेशी चित्रकार था, सबसे प्रसिद्ध विदेशी चित्रकार। ये जहांगीर के काल में जाकर इसकी 1-2 रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु याद रखना ये कहते हैं कि अकबर के काल के विशेष दरबार में ये था, और फारूक बेग विदेशी चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। एक खुसरो कुली था, एक जमशेद था, एक अब्दुल समद था। ये अब्दुल समद वही है, अब्दुल समद कौन सा, सिराजी वाला, याद रखना, ठीक है। तो फारूक बेग सबसे प्रसिद्ध है। इसने कौन सा चित्रकार की रचना की है वो हम जहांगीर के काल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जहांगीर के काल की चित्रकला के बारे में आता है, ठीक है ना।
तो जो 17 चित्रकारों के नाम मिलते हैं उसमें 4 ऐसे चित्रकार हैं जो विदेशी, फारूक बेग, खुसरो कुली, जमशेद और अब्दुल समद। ऐसे 4 नाम जो कहते हैं कि अबुल फजल जिनकी उल्लेख करता है उसमें ये 4 नाम विदेशी है, और विदेशी में भी सबसे प्रसिद्ध है फारूक बेग का नाम सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ से आना, 4 मैंने आपको उस्ताद बता दिए हैं, ठीक है ना। 17 नाम है जो मैंने अंत में ऐड किए हैं वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, और 4 ऐसे चित्रकार हैं जो विदेशी चित्रकार कहलाते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न देखो। कुछ पर्टिकुलर मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, क्योंकि हम जब 2 चीजें पढ़ रहे हैं ना कि हुमायूं के काल का सिराजी और तबरेजी महत्वपूर्ण थे, उसी पर अकबर के काल के दसवंत और बसावन नाम सबसे प्रसिद्ध है। तो अकबर के काल में सर्वोत्कृष्ट चित्रकारों की गिनती में बसावन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बारे में कौन सा कथन सही? बसावन के बाद, ठीक है। ये छवि चित्रकार था, व्यंग्य चित्रकार भी था, और भूदृश्य चित्रण भी करता था। भूदृश्य मतलब प्राकृतिक चित्रणों में यह महत्वपूर्ण था। छवि चित्रों में, छवि चित्र मतलब पोर्ट्रेट चित्र के बारे में यह भी प्रसिद्ध था, और व्यंग्य चित्रण भी ये करता था। इसको यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ मानते हैं। वैसे तो यूरोपीय शैली के विशेषज्ञ बहुत सारे थे दरबार में, परंतु सबसे महत्वपूर्ण था यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ, तो वो था विद्यार्थियों बसावन। वो था बसावन, था जो यूरोपीय शैली का सबसे कहते हैं कि विशेषता रखने वाला चित्रकार था। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेकर रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रसकाय, क्रस घोड़े, या मैं ऐसा शब्द छूट गया, टाइपिंग हो गई। क्रसकाय, क्रसकाय घोड़े के साथ, घोड़े के साथ मजनू का चित्रण, मजनू के भ्रमण का चित्रण, ऐसा भी कैसे भटकते हुए मजनू का चित्रण मिलता है। तो याद रखना, ये एक चित्र मैंने अभी आपको बताया था तबरेजी और सिराजी का, कि चावल के दाने पर चौगान का मैदान बनाना, एक वो सबसे प्रसिद्ध रचना थी। दूसरी सबसे प्रसिद्ध है क्रसकाय घोड़े के साथ मजनू का भ्रमण का चित्र, ये सबसे मोस्ट है विद्यार्थी, याद रखना, अकबर के काल की, और ये बसावन की सर्वश्रेष्ठ करती थी विद्यार्थी रचना के दृष्टिकोण से, याद रखना। ठीक है, क्रसकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्रण में वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, याद करनी ही करनी पड़ेगी। दैत्य के सिर पर खड़ी स्त्री का चित्र, दैत्य के सर पर खड़ी स्त्री का कहते हैं कि यह चित्र इसने भी बसावन ने बनाया था। रजमानामा, बाराबनामा और अकबरनामा में कहते हैं कि इसके चित्र अंकित हैं। बसावन के अकबरनामा, रजमानामा और कहते हैं कि दरबनामा में कहते हैं कि इसके चित्र रचित हैं। और बसावन के बारे में कुछ याद रखो या नहीं रखो, ये 2 चित्र जरूर याद रख लेना। एक तो यूरोपीय शैली का विशेषताओं का विशेषज्ञ माना गया, क्रसकाय घोड़े के साथ मजनू का भ्रमण का चित्र याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दैत्य के सर पर खड़ी स्त्री का चित्र बसावन के दृष्टिकोण से और चित्रकला के मुगल काल के, अकबर के काल के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लाइन है क्रसकाय घोड़े के साथ मजनू का चित्र। ठीक है, 2 चित्रों को मैंने वेरी इंपॉर्टेंट बताया है। चावल के दाग पर चौगान का खेल का मैदान, ठीक है, और दूसरा ये बसावन का क्रसकाय घोड़े के साथ मजनू का भ्रमण। ठीक है, कुछ और मैंने बसावन का हो गया, अब मैंने दसवंत का ऐड किया है। देखो कि अकबर के दरबार में दसवंत नामक चित्रकार के बारे में कौन सा कथन सही? ये कहार जाति का चित्रकार था, ये साम्राज्य का प्रथम अग्रणी चित्रकार था, वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुगल काल में बात करूं, मतलब अकबर के साम्राज्य के काल की बात करता हूं, तो प्रथम अग्रणी चित्रकार, ये सीधी लाइन आती है विद्यार्थी एग्जाम में, डिट्टो लाइन एग्जाम आती है कि मुगल साम्राज्य के प्रथम अग्रणी चित्रकार कौन, कोई उसका नाम याद रखना, दशावंत था विद्यार्थी। ठीक है, रजमानामा पांडुलिपियों में इसके चित्र मिलते हैं और इसके चित्र कहीं नहीं मिलते विद्यार्थी, इस दशवंत के चित्र कहीं भी नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो रजमानामा, जो रचना अकबर के काल में रची गई थी, जिसमें लगभग 2400 चित्र थे, उसमें से याद रखना इस दशवंत के बहुत महत्वपूर्ण चित्र हैं, इस पांडुलिपि में मिलते हैं, बाकी इसकी कोई अन्य चित्रकला हमें देखने को नहीं। अबुल फजल कहता है कि अंत समय में वे पागल हो गया
और 1584 में उसने आत्महत्या कर ली थी। यह भी बहुत अच्छी बात है, ये कोटेशन पूछी हुई है कि अकबर के काल का वह चित्रकार जो अपने जीवन के अंतिम समय में पागल हो गए और आत्महत्या कर ली थी, तो वो दशवंत था विद्यार्थी। और ये पागल भी ये रजमानामा तैयार करते हुआ था, ये रजमानामा का चित्र तैयार करते हुए पागल हुआ था, तैयार करते हुए इतना इसमें खो गया था चित्रकला में। मतलब मान के चलो कि अपने काम में पागल होना मतलब उसके काम के प्रति कितनी श्रद्धा रही होगी, कितना वो समर्पित रहा होगा अपने विषय में, तब जाके वो पागल हुआ निश्चित रूप से। तो ये रजमानामा का जब रचना चित्र कर रहा था उसी समय कहते हैं कि ये पागल हो गया था और कहते हैं कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। तो दशवंत के नाम का सबसे प्रथम अग्रणी चित्रकार था साम्राज्य का, ठीक है ना। और रजमानामा की पांडुलिपि के चित्र तैयार किए थे, अंतिम समय में पागल हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। ये कोटेशन अबुल फजल कहता है, अबुल फजल खुद इसको कहता है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न यहाँ से कभी बन जाए तो दिमाग में रहनी चाहिए। मैं पूरा कंटेंट लेके चल रहा हूँ, पूरी चीजें मैं साथ में आपको लेके चल रहा हूँ। पूरा क्रम हुमायूं पढ़ा, अकबर पढ़ रहे हैं, फिर जहांगीर पढ़ेंगे। जहांगीर शाहजहां तो बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी, औरंगजेब का तो साला नाम निशानी नहीं है चित्रकला, फिर भी उसके काल में हुए हैं, ठीक है ना। 2-3 चित्र मैंने बता दी हैं, 2-3 ऐसे विद्वान मैंने बता दिए हैं, और उपाधियों वाला मैं साथ में मैटर आपके लेके चल ही रहा हूं, ठीक है। अकबर ने कश्मीर के किस व्यक्ति को, व्यक्ति कह सकते हो या चित्रकार कह सकते हो, को जरीन कलम की उपाधि दी? सिरी कलम की उपाधि याद रखना विद्यार्थियों, हुमायूं ने दी थी, ठीक है ना। उसी प्रकार एक और उपाधि है जरीन कलम, मिठी लेखनी, इसको कहते हैं मिठी लेखनी। इसका हिंदी में होता है जरीन कलम, कलाम नहीं होता तो कलम है, ठीक है ना, जरीन कलम। टाइपिस्ट भी शायद रात को नींद में टाइपिस्ट कर रहा है क्या, है ना। जरीन कलम, ठीक है, जरीन कलम याद रखना। मिठी लेखनी, तो ये मिठी लेखनी जरीन कलम की उपाधि अकबर ने किस विद्वान को दी? अकबर ने किस विद्वान को दी? तो याद रखना वो मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन को कहते हैं कि जरीन कलम की उपाधि दी है, मिठी लेखनी की उपाधि इसको दी है। तो 3 उपाधियां हो गई, हुमायूं के काल के 2 उपाधियां, नासिर उल असर की उपाधि, ठीक है ना, सिरी कलम की उपाधि, और तीसरी उपाधि हम अकबर के काल में पहले हमने पढ़ी थी पूर्व का राफेल बिहेजाद की उपाधि, फिर हमने पढ़ी है सिरी कलम मोहम्मद हुसैन की, और इसमें मोहम्मद शरीफ है ना, ये मोहम्मद शरीफ, ये मुगल काल में जब रचना होती है रजमानामा, रजमानामा, ठीक है ना। ये जब रजमानामा की रचना होती है तो इसने की थी मोहम्मद शरीफ ने, इसके पर्यवेक्षक में हुई थी, याद रखना। ये रजमानामा का चित्रण, ये पांडुलिपि है, ये मोहम्मद शरीफ के देख रेख में पर्यवेक्षक में इसकी रचना की गई थी, जबकि जरी कलीम की उपाधि याद रखना विद्यार्थियों मोहम्मद हुसैन की, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से आप याद कर लेना, ठीक है। मीठी लेखनी इसका अर्थ होता है, उपाधि किसने किसको दी, क्या दी, बस इतना याद कर लो। अब कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, है ना, ठीक है। हिंदुओं की संख्या 15 थी, है ना, 17 में से 15 थी। बहुत सारे गाइडों में 13 दे रखा है, ये किताब में ऑथेंटिक किताब हम पढ़ते हैं इसमें 13 दे रखा है, इसमें 15 दे रखा है ना। मैं इसको देखूंगा एक बार, ठीक है। बाकी जहां तक मुझे याद है 13 ही है। 17 कलाकारों का जरूर उल्लेख करता है अबुल फजल, ठीक है। 17 थे मीर सैयद अली, दशवंत बसावन, ये यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ, मैंने बताया ना विद्यार्थी, यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ। केशवलाल, और ये एक लाल मुकुंद अलग है विद्यार्थियों, जो उस उस्ताद की श्रेणी में था, तो उस्ताद की श्रेणी में था, ठीक है ना। मिस्कीन था, फारूक बेग था, कल मक था, माधव था, सनबल था, जगन्नाथ था, महेश, खेमकरण, तारा था, संबल, हरिवंश और राम, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जो अकबर के दरबार में विद्यार्थी थे। वो 17 चित्रकारों का जो अबुल फजल उल्लेख करता है ना, तो ये 17 प्रमुख चित्रकार है, जिसमें से बसावन यूरोपीय शैली का
प्रसिद्ध था। फारूक बेग कहते हैं कि फारूक बेग जो विदेशी चित्रकारों में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। जो मैंने वो 4 नाम बताए ना, वो उसमें अबुल फजल ने उल्लेख नहीं किया, उसमें से एक ही नाम मिलता है, परंतु वो विदेशी थे ऐसा प्रश्न मैंने आपको वहां बनाया, ठीक है ना। जबकि अबुल फजल के ये 16-17 नाम है, ठीक है ना। ये देखो, अब्दुल समद, फारूक बेग, खुसरो कुली और जमशेद विदेशी कलाकार इसमें शामिल थे। दसवंत कहते हैं कि अपने समय का प्रथम पहला अग्रणी चित्रकार था, याद रखना, ठीक है। ये कुछ बातें हैं मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि ये 17 चित्रकारों में कभी पूछ लेता है, 17 चित्रकारों में कभी पूछ लेता है कि कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं है, या फिर कौन सा चित्रकार अबुल फजल ने उल्लेख नहीं किया है। कैसे भी प्रश्न बन जाए ना, तो आपको तैयार रहना बस, ठीक है। एक तो ये प्रश्न था जो मुझे बताना था कि ये 17 चित्रकार कौन कौन से हैं। ये 4 विदेशी चित्रकार भी मैंने आपको साथ में ऐड कर दी, ठीक है। नाम आप याद कर लेना, अपनी कॉपी में अलग से इनको नोट कर लेना, ठीक है। एक प्रश्न मैंने पीडीएफ और ऐड की है, ये देखो, आत्म चित्रण। अकबर की चित्रशाला में आकृति चित्रण एक विशेष शाखा है। आत्म चित्रण की पहली फुली और इसका सर्वप्रथम उदाहरण मिलता है मनोहर की खुद की तस्वीर जो गुलिस्तान ए शादी में संकलित है ना। मैंने कहा ना कि चित्रकारों को कहा है, अकबर ने चित्रकारों को आदेश दिया कि अपना आत्म चित्रण बनाओ। आत्म चित्रण में कहते हैं कि एक तो मनोहर का नाम सबसे प्रसिद्ध है और दूसरा नाम हमें मिलता है केशवदास का। इन दोनों के जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकार अपनी बनाई थी। और अकबर के समय में विद्यार्थियों बहुत सारी पांडुलिपियों की रचना की गई थी, बहुत सारी चित्रशाला में चित्रों का निर्माण किया गया था। उसमें जो सबसे प्रसिद्ध है, देखो, अनवर सुहेली है, हरिवंश है, रामायण, महाभारत, चंगेज खाननामा, जफरनामा, अकबरनामा, तूतीनामा, लीलावती, लैला मजनू, खानदान तैमूरिया, वाक़यात अकबरी, बाबरी, तारीख रसीदी, हमसा निजामी, बहिस्तान जामी आदि कुछ चित्रांकन हुआ है। ये कुछ चित्र ऐसे हैं जो अकबर के काल में रचे गए। ये कुछ ऐसे चित्र हैं जो अकबर के काल में अनेक विद्वानों ने अपने चित्रकला का प्रदर्शन करके ये बताया। इसलिए मैंने आपको ये पूरा बता दिया है। एक तो याद रखना है कि वो 17 चित्रकार जो अबुल फजल के काल में, अबुल फजल ने इनका उल्लेख किया है, क्या पता कौन सा नाम पूछ ले कि शामिल है या नहीं है। और कुछ ऐसे चित्र हैं जो अकबर के काल में रचे गए थे, ठीक है ना। बाकी बड़ा कोई बात नहीं है। एक ये है नाना द्वारा रचित बेहजाद के चित्र ऊंट की लड़ाई का अनुकृति जहांगीर का लेख अंकित है। ये इतनी इंपोर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। बसावन, लाल, मंसूर और मस्कीन ये उस्ताद की दरबार का श्रेणी का दर्जा था, ठीक है। मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से बता रखी है, ठीक है ना। अब हमारे चित्रकला में 3 शासक बसते हैं, एक शाहजहां, एक जहांगीर, एक शाहजहां, एक औरंगजेब। तीनों का प्रश्न मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। और स्पेशली हम जहांगीर का चित्रकला का विशेष योगदान पढ़ेंगे। जहांगीर का काल चित्रकला का श्रवण काल क्यों कहलाता है, क्या कुछ विशेषताएं रही है, ठीक है ना। प्रभा मंडन का अंकन हमें जहांगीर के काल में देखने को मिलता है। आत्म चित्रण और पोर्ट्रेट चित्रण हमें अकबर के काल में शुरुआत होती है। और बहुत सारी ऐसी विशेषता है, पूरा चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज जो मैंने चीजें बताई हैं, जो मैंने 4-5 उपाधियां बताई है, एक अकबर की जो कोटेशन बताई है, और कर्श का घोड़े के साथ मजनू का चित्र, चावल के दानों पर चौगान के मैदान का चित्र, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको मोस्टली याद करनी है। और कौन सा उस्ताद अकबर के दरबार में नहीं था, ठीक है ना। ऐसी बातें आपको याद रखनी है। बाकी कल की क्लास में हम आराम से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।